एक दोन मिनिटं वाट पाहूयात अजून आणि मग सुरू करूयात. तर अमरदीप थोडा. तुम्ही हा, सांगा सांगतो. तेव्हा मग मी सुरू करते. हा. यस, यस, यस. ओके, तो लाइव जो करना है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? 2 मिनट रुकिए, रुकिए 2 मिनट ना. ओके, आप थोड़ा जैसे लोगों बताइएगा। को आना देते हैं. हाँ, फिर शुरू करते. यस. मुझे लगता है अमरदीप शुरू करते. 6:15 हो गए, बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे. अ, अ, ठीक है। आवाज येतोय प्रज्ञाताई? हो हो, आवाज येतोय. हा, आत्ता तुमचा आवाज आला. हा, व्यवस्थित येतोय ना? हो, परफेक्ट येतोय, काही प्रॉब्लेम नाही. हो. आपली मनोरमा म्हणून एक फेलोच आहे. ती हम्म, सुरुवातीचं होस्ट करेल, बेसिकली हम्म. तुमची ओळख आणि कार्यक्रमाबद्दल मांडणी करेल आणि मग तुम्हाला ते हँड ओव्हर करेल. तर ठीक. आपण आता लाईव्ह जातोय. ठीक है, चालेल. अ, मनोरमा, आप भी आपका वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं. और अमरदीप, आप लाइव हो क्या, तो आप स्टार्ट बोल दीजिए, उसके बाद मनोरमा स्टार्ट कर देगी बोलना शुरू. ठीक है. ठीक है, मनोरमा, आर यू रेडी? मुझे 1 मिनट लगेगा। हाँ, यस.
दास है। मनोरमा, यू कैन स्टार्ट। Shall I start now? यस। Okay. नमस्कार आप सभी श्रोताओं को और हमारी आज की वक्ता प्रज्ञा जी का आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। आज का प्रोग्राम शक्ति अभियान के द्वारा आयोजित किया गया है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको शक्ति अभियान के बारे में बताना चाहूंगी। शक्ति अभियान आईवासी द्वारा शुरू किया गया है, जो महिलावादी राजनीतिक विचारधाराओं को केंद्र में रख के शुरू किया गया है। इसका मकसद केवल एक मंच तैयार करना है जो महिलाओं को निर्णय लेने में काम आए, जो लोकल बॉडी से लेके विधानसभा लोकसभा में महिलाओं की संख्या को कैसे बढ़ाएं, इस पे काम करती है। मुझे आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि शक्ति अभियान की टीम 21 से लेके 22 राज्यों पे काम कर रही है। शक्ति चिंतन प्रोग्राम हमने इसलिए रखा है, यह इसलिए भी जरूरी है, महिलाएं जो राजनीति में हम खड़ी करना चाहते हैं, उन महिलाओं को अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी हो। किसी ने सही कहा है, एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमें इतिहास को जानना, समझना और पढ़ना जरूरी है, ताकि हम उससे सीखकर एक नया रास्ता बना सके। आज के इस प्रोग्राम में प्रज्ञा जी के साथ हम सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को और उनकी उपलब्धियों को जानेंगे। प्रोग्राम्स के लास्ट कड़ी में हम आप सभी का सवाल लेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबको प्रज्ञा जी के बारे में बताना चाहूंगी। प्रज्ञा जी एक प्रोफेसर है और साथ ही महाराष्ट्र के ज्ञान साधना कॉलेज में मराठी विभाग के प्रमुख भी है। इसी के साथ वह लेखक और कवित्री भी है। इसकी कवि आपको उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, पहाड़ी, तमिल अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है। साथ ही इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र फाउंडेशन 2009 यूएसए, रामनिका फाउंडेशन रांची झारखंड द्वारा 2009 में बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी संबोधित किया गया है। आप सभी को मैं बता दूं कि प्रज्ञा जी का हेल्थ आज थोड़ा ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से आभार। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि प्रोग्राम के लास्ट कड़ी पे हम आप सभी का सवाल लेंगे। आप अपना हैंड राइज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब हम डायरेक्टली प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओवर टू प्रज्ञा मैम। थैंक यू। क्या हुआ? हम्म? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। यस। ओके। सबसे पहले मुझे सुनने वाली सारी सहेलियां, कॉमरेड्स, मेरी तमाम बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्ते, आदाब, सतरंगी सलाम और सत्य की जय हो। हम सब भारतीय महिलाओं को जिस ज्ञान शलाका ने ज्ञान की रोशनी दिखाई और हम सब ने मिलकर अज्ञान अंधकार से जर्जर गुलामी का, त्रासदी का वह पर्व त्याग कर नए युग की ओर कदम बढ़ाया है, बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे।
और ये सब जिनकी वजह से संभव हुआ, अर्थात क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को मैं सबसे पहले विनम्र भाव से अभिवादन करती हूँ। आप सभी जानते होंगे, इस बात से वाकिफ भी होंगे कि 3 जनवरी 1831 में सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले स्थित खंडाला तहसील नायगांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले का आज वहां स्मारक है, और मेरी नजर में उनका जो वो स्मारक है वह केवल पत्थर, ईंट, रेती, महज सीमेंट का, रेती, ईंट, पत्थर का स्मारक नहीं है, बल्कि भारत की तमाम महिलाओं ने सावित्रीबाई के रूप में जो करवट बदली है उसका वह स्मारक है। गुलामी का जवाब देने की शुरुआत जिस शिक्षा से होती है, जिस ज्ञान मार्ग से होती है, उस शिक्षा का ओनामा प्रारंभ हमारी सावित्रीबाई ने किया, उसका वह एक जीता जागता और ज्वलंत स्मारक है। बात आपसे साझा करते हुए मुझे खुशी है कि पिछले 2 दशकों से पूरे महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ उनको कार्य को याद करते हुए, उनके कार्य से प्रेरणा लेते हुए उनका जन्मदिन त्योहार जैसे मनाया जाता है। इस साल 3 जनवरी को हम सब ने सावित्रीबाई फुले की 194 जयंती मनाई, और इसी सिलसिले में आज हम उनके कार्य के प्रति उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मनुस्मृति से संविधान सांस्कृतिक का जो मुकाम हमने हासिल किया है, उस ऐतिहासिक और संघर्ष भरे सफर का जो लंबा फासला हमने तय किया है, उस सफर में मील की चट्टान जैसे खड़ी है सावित्रीबाई फुले। उन पर बातचीत शुरू करने में जा ही रही हूँ, लेकिन उन पर बातचीत शुरू करने के पहले भारत में मानव मुक्ति की चेतना को जिन महामानवों ने उजागर किया, उन महामानवों के प्रति मैं आदरांजलि अर्पित करती हूँ। तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर, संत कबीर, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, रामस्वामी पेरियार, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरक स्मृति तथा उनके विद्रोह और प्रवर्तन को बड़ी कृतज्ञता भाव से अभिवादन करती हूँ। समानता, लोकतंत्र, समृद्धि, सुरक्षा, बंधुत्व भाव और स्त्री को इंसान मानने वाली दृष्टि को अपने में समेटने वाला भारत का सच्चा राष्ट्रवाद, इन महामानवों ने राष्ट्रवाद के आधुनिक रूप के विकसित होने से पहले ही प्रस्तुत किया था। हमारे राष्ट्रवाद के प्रारूप को मजबूत बनाने वाले तत्व और व्यवहार की इन सारी महामानवों की कृति में हमेशा से ही संगति थी, और उसके जरिए उन्होंने हमें आदर्शों का दीप स्तंभ दिखाया। आज शक्ति अभियान द्वारा आयोजित शक्ति चिंतन में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का कार्य और आज की स्त्री स्थिति, इस विषय पर मेरे कुछ विचार मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। शुरू में जिस सहेली ने शायद मनोरमा जी उनका नाम है, उन्होंने जो प्रास्ताविक में कहा कि अगर हमें आज का वर्तमान ठीक तरह से उसे जानने की अगर हमें चाह है, उसमें कुछ बदलाव लाने की चाह है, तो इतिहास में क्या कुछ घटा है उसके बारे में हमारी जो सोच है वो सोच होनी चाहिए, और जो 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 इतिहास घटा है, जो सच में घटा हुआ है, उसको हमने देखना चाहिए। तो आज आपसे मुलाकात जिन्होंने की हुई है मुझे, तो हमारी जो महाराष्ट्र की हमारी दोस्त है और कार्यप्रवण कार्यकर्ता है श्री श्रद्धा जी ने, उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, और आप सभी से मैं रूबरू होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं श्रद्धा जी को और शक्ति अभियान से जुड़े समूचे ऑर्गेनाइजर सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं एक बात का खुलासा कर दूं कि मेरा वक्तव्य रखने से पहले साथियों, मेरी मातृभाषा मराठी है। मैं पिछले 35 साल से मराठी भाषा और साहित्य की प्रोफेसर रह चुकी हूँ, और मराठी में ही पिछले 35-40 सालों से कवयित्री और लेखिका के बतौर कुछ लिखते आई हूँ। तो शायद मेरी बात रखते हुए कभी कभार मेरे एक्सेंट में बम्बईया हिंदी की झलक भी आ सकती है। कभी कभार 1-2 शब्द शायद मराठी में भी निकल सकते हैं मेरी मुंह से। सो प्लीज बेयर विथ माई हिंदी।
लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी तथ्य आपके सामने ठीक तरह से पहुंचे। सावित्रीबाई फुले के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सावित्रीबाई की साथी फातिमा बी शेख, उनका जन्म दिवस अभी दो तीन दिन पहले ही मनाया गया, 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1831 में जन्मी फातिमा बी ने बड़ी हम कह सकते हैं कि बड़ी शिद्दत के साथ सावित्रीबाई के कंधे से कंधा मिलाते हुए फातिमा भी उनके साथ सक्रिय रही। और सावित्रीबाई का जो शिक्षा अभियान था, उस शिक्षा अभियान को उनकी गैर मौजूदगी में भी, मतलब कभी ऐसे हुआ बीच में कि सावित्रीबाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो कहीं गांव गई हैं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी वो सावित्रीबाई का पूरा शिक्षा अभियान चलाती रही। तो मैं फातिमा बी शेख को भी विनम्र भाव से अभिवादन करती हूँ। और मैं आज का जो वक्तव्य है मेरा, उसकी शुरुआत में फातिमा बी शेख से ही करना चाहूंगी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में एक दो चार दिन पहले से फातिमा बी को लेकर एक मसला खड़ा हुआ है और एक नया विवाद, एक घमासान चर्चा हम कह सकते हैं कि समाज माध्यमों पर या मुख्य प्रवाही मीडिया पर भी चल रहा है फातिमा बी को लेकर। और उनकी ऐतिहासिकता का लेकर ये चर्चा हो रही है। दिलीप मंडल उनका नाम है, दिलीप मंडल जी को हम शायद जानते हैं। उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया पर, एक्स पर, उन्होंने फातिमा बी के बारे में कुछ कहा, कुछ लिखा। और उन्होंने ये लिखा कि फातिमा बी ऐसी कोई व्यक्ति अस्तित्व में थी ही नहीं, वो महज एक काल्पनिक व्यक्तित्व है, ऐसे उन्होंने कहा। और बस उसके बाद ये उन्होंने ट्वीट करने के बाद, वो ये लिखने के बाद महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के विरोध करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया। एक सत्य को झुठलाने की जिनकी फितरत बन गई है, वो अचानक फातिमा बी के बारे में सत्य की दुहाई देने लगे हैं। और दिलीप मंडल जी ने जो मंडल से जो कमंडलू की और वो जो निकल पड़े हैं, और उसके बाद उन्होंने पूरी फातिमा बी का जो सच है वो सच पूरा झुठलाने की जो कोशिश वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे इसमें कोई आश्चर्य या अचरज नहीं लगता, क्योंकि ज्योतिराव फुले की जो विद्रोह की जो परंपरा है, उनकी जो विरासत है, उस विद्रोह की विरासत को नकारने का सिलसिला यह आज का नहीं है, यह बहुत पुराना है। जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई को मराठी का जो अभिजात साहित्य कहा जाता है, उस अभिजात, मैं तो साहित्य की ही एक अभ्यासक रह चुकी हूँ और साहित्य के भी प्रोफेसर रह चुकी हूँ, खुद लिखती हूँ, खुद लेखिका हूँ, कवयित्री हूँ। तो मैं मेरी पूरे अभ्यास को सामने रखते हुए ये कह सकती हूँ कि मराठी का जो पूरा का पूरा अभिजात साहित्य जिसे कहा जाता है, उस अभिजात साहित्य में पहले 100 साल कभी ज्योतिराव के, मतलब उनका गुलामगिरी जैसा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा, सार्वजनिक सत्य धर्म होगा, शेतकऱ्याचा आसूड, इसको कभी भी जगह ही नहीं मिली। और जब भी थोड़ी बहुत जगह मिली, उसमें भी उनके सारे उनके मुद्दे रखने के तरीके में उन्हें कुछ खामियां दिखाई दी। उनको बुरा भला कहने वाले लोग थे। मतलब अभी एक मैं उदाहरण यहाँ दे सकती हूँ कि जब ज्योतिराव फुले उस दौरान महाराष्ट्र में बहुत काम कर रहे थे, बहुत उम्दा काम कर रहे थे, और प्लेग की पूरी ये सारी बीमारी चल रही थी, और वो कम से कम 1000 बच्चों को सावित्रीबाई के साथ उनको उनकी सारी देखभाल कर रहे थे। तो उस दौरान विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने उन पर क्या लिखा? जो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ये सवर्ण समाज के हैं, उन्होंने खुद के बारे में लिखा। ज्योतिराव फुले की जो लिखने की जो शैली है, उस शैली पर टीका करते हुए विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने लिखा, आई एम द शिवाजी ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो ये जो बात चल रही है ना, कि वो बात ये है कि उनको, ज्योतिराव को संस्कृत भाषा नहीं आती थी, उनका मराठी शुद्ध नहीं था, उनका ज्ञान गलत था, ऐसे बेशुमार जिक्र उस दौरान, मतलब जब ज्योतिराव काम कर रहे थे,
उस दौरान भी हुए और उनके बाद भी मराठी साहित्य में मिलते हैं। फातिमा भी ही नहीं, इसके पहले ताराबाई शिंदे, जो कि सावित्रीबाई के और ज्योतिराव के पाठशाला में जिन्होंने पढ़ाई हासिल की, उस ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। लेकिन ताराबाई शिंदे जब लिखती थी उस वक्त भी ये आशंका लगाई गई कि ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं, महात्मा फुले ही ताराबाई शिंदे के नाम से लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा चल रहा है, ये जो मसला चल रहा है, ये मसले को मैं कड़ी निंदा मतलब मैं निषेध करती हूँ। और उसका पूरा फातिमा बी का सारे जो सोर्सेस है वो सोर्सेस अवेलेबल है। महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल का जो सावित्रीबाई फुले का चरित्र ग्रंथ है, जो अगस्त 1988 में प्रसिद्ध हुआ था, उसमें डॉक्टर मागो माली ने सावित्रीबाई और फातिमा बी की एक तस्वीर उसमें छपी हुई है। और 10 अक्टूबर 1856 में सावित्रीबाई ने ज्योतिराव को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने फातिमा बी का जिक्र किया है कि मैं अभी बीमार हूं, मैं गांव में आई हूं, लेकिन फातिमा बी पर बहुत बड़ा एक काम का बहुत बड़ा बोझ पड़ता होगा, लेकिन वो कभी कुछ बताएगी नहीं, कभी कुछ कहेगी नहीं। तो ये सारे जो सोर्सेस है इतिहास में मौजूद है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। और मुझे लगता है कि आजकल क्या चल रहा है कि पूरा हमारे देश में जो पोलराइजेशन हो रहा है मुसलमानों की विरोध में, और जहां भी मस्जिद दिखाई दे तो वहां खुदवा कर वहां मंदिर ही था, तो ये सब चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आंध्र प्रदेश में 8th स्टैंडर्ड का जो क्रमिक पुस्तक है, जो हम सिलेबस कहते हैं, उसमें फातिमा जी शेख पर एक उनका पूरा चैप्टर है। और उस राज्य में आंध्र प्रदेश में कन्नूर जिले में देश में का मतलब फातिमा बी का पहला पुतला भी वहां कन्नूर में खड़ा कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा अभी सावित्रीबाई और ज्योतिराव की तरफ जाते जाते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले एक अद्वितीय दंपति थे, जिन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने भारत में सदियों से चलते आए सामाजिक प्रथा परंपरा को, हम कह सकते हैं कि ना कि सिर्फ ध्वस्त किया, बल्कि एक नया क्रांतिकारी प्रारूप भी हमारे सामने रखा। जो समाज जाति के आधार पर समस्त स्त्री वर्ग और पिछड़े जनजातियों को शिक्षा का अधिकार नकारती है, उन्हें विकास की प्रक्रिया से ही दरकिनार कर देती है, उन्हें इंसान तक नहीं समझती, उल्टा शोषण को मजबूत करने वाले, उन्हें जैसे थे स्थिति में रखने वाले धर्म ग्रंथ की दुहाई देती है, उस समाज व्यवस्था की कड़ी निंदा करते हुए ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने समानता के आधार पर, समता के आधार पर एक नई पर्यायी संस्कृति रची। आधुनिक भारत की, मैं कह सकती हूँ कि आधुनिक भारत की संकल्पना रचने वाले ये पहले ऐतिहासिक दंपति है आधुनिक भारत में, जिन्हें हम बड़े आदर पूर्वक यह कह सकते हैं कि भारत के पर्यायी संस्कृति के ये जनक है। हम उन्हें, सावित्रीबाई को और ज्योतिराव को, आधुनिक भारत के पर्यायी संस्कृति के जनक कह सकते हैं, बड़ी आदर पूर्वकता के साथ। ज्योतिराव फुले ने उच्च वर्ग को, मतलब क्या उस वक्त ऐसे थोड़ा सा है, आप भी शायद जानते होंगे कि उच्च वर्ग के जो सुधारक रह चुके हैं, उस उच्च वर्ग के सवर्ण सुधारक कह सकते हैं, उस समाज से आए हुए, उस सुधारकों के सामने अपने राष्ट्र के बारे में या सुधारणा के बारे में उनकी जो सोच थी और क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले की जो सोच थी, उनमें भी हमें अंतर दिखाई देता है। मतलब हमें ये दिखाई देता है कि ज्योतिराव फुले ने सवर्ण सुधारकों द्वारा जो प्रस्तावित कल्याणकारी सुधारना थी, उन्हें ज्योतिराव जी ने खारिज कर दिया, जो केवल समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी स्थिति में बने रहने देने का प्रयास करते हैं, बने रहने देने में ही उनकी धन्यता वो मानते हैं।
तो उन्हें ज्योतिराव जी ने नकारा और एक नया प्रारूप उन्होंने सामने रखा, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बजाय मतलब सार्वजनिक सत्य धर्म को की नई अवधारणाएं उन्होंने प्रस्तुत की, जो सत्य पर और विवेक पर जोर देती थी। और क्या थी सार्वजनिक सत्य धर्म की धारणाएं? इसमें जो दो शब्द है, वो दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है सार्वजनिक सत्य, और एक है सार्वजनिक और दूसरा है सत्य। और ये दोनों शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये संकल्पना है। सार्वजनिक माने कि क्या कह सकते हैं कि सबके लिए, किसी एक का नहीं। इसी दुनिया में सबका भला हो सकता है, मतलब सबका भला होना है तो वो इसी दुनिया में हो सकता है, इस पर पूरा का पूरा विश्वास। और सत्य, ये सत्य कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये आंतरिक सत्य नहीं है। वो समाज और प्रकृति को समझकर, पढ़कर उसे हासिल किया जा सकने वाला सत्य है। मतलब ये केवल सच नहीं है, एब्सोल्यूट सच नहीं है, वो हर घड़ी बदलता रहता है। इसलिए अन्य मजहबों की तरह, जो अन्य मजहब है उनकी तरह एक किताब में लिखकर कोई सनातन सत्य नहीं बनाया जा सकता है। और सत्य शोधक धर्म मानने वाला जो इंसान है, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो हमेशा सामाजिक सत्य के राह पर चलने वाले राहगीर होते हैं। ऐसी सार्वजनिक सत्य धर्म के बारे में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई की धारणा रह चुकी है, उनका प्रारूप रह चुका है। और हम क्या देखना, सुधारकों की महिलाओं के बारे में की भूमिका क्या थी, या महिलाओं में सुधार लाना चाहिए, उनमें सुधारणा लानी चाहिए, तो इसके बारे में वो क्या सोचते थे, और ज्योतिराव से किस अर्थ में अलग थे उनके विचार, या ज्योतिराव के विचार किस अर्थ से अलग थे। तो उच्च वर्ग के या सवर्ण वर्ग के जो सुधारक है, उनके सामने उन्हें जो अभिप्रेत महिला वर्ग है, अर्थात ये कहने की जरूरत है नहीं कि उच्च वर्ग की महिला, ये कहने की जरूरत नहीं है, वो कैसी हो, तो हम कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र विनोद में शामिल होने वाली, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने वाली, संक्षिप्त में कहूं तो कलोनियल वाइफ की जो वसाहतवादी स्त्री प्रतिमा है, जो वसाहतवादी स्त्री प्रतिमा के अवगुंठन में लिपटी हुई जो एक स्त्री प्रतिमा है, वो स्त्री प्रतिमा शायद उनके सामने थी। उसका अर्थ यह था कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही पर्याप्त है। लेकिन ज्योतिराव फुले को अभिप्रेत जो स्त्री है, वो स्त्री केवल गुड़िया नहीं थी, महज घर गृहस्थी को ही अपना कार्य क्षेत्र मानने वाली नहीं थी, बल्कि यह कह सकते हैं कि वह समाज परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय सहयोगी थी। वह समाज परिवर्तन की लड़ाई में सहभागित्व निभाने वाली थी। वह समाज बदलाव की ऐतिहासिक लड़ाई में, हम ये कह सकते हैं कि अपना हिस्सा क्लेम करने वाली थी, खुद को उस मकाम तक लाने वाली एक सक्षम व्यक्ति थी। तो इसका अर्थ यह था कि यह बदलाव केवल शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, और इस बात को लेकर ज्योतिराव और सावित्रीबाई दोनों गंभीर थे। भारतीय समाज यदि जातिग्रस्तता के रोग से पीड़ित है, जरा जर्जर हो गया है, तो केवल ऊपरी मरहम पट्टी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे समाज पर शस्त्र क्रिया करना ही जरूरी है। यह ज्योतिराव की धारणा रह चुकी थी। लेकिन क्या यह आसान था? पुणे जैसे प्रतिगामी और कट्टर सनातनी शहर में रहते हुए क्रांतिबा ज्योतिराव फुले यह कार्य किया, और जिस एकमय समाज का सपना वो देख रहे थे, जिस एकमय समाज के निर्माण के लिए वो कार्य करने चल रहे थे, तो उस कार्य में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को साथ में लिया। शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक समानता की, मतलब सावित्रीबाई और ज्योतिराव का जो पूरा जो विद्रोह से भरा हुआ जो पूरा उनका पर्व है, तो उसको आज हम अगर सोचते हैं तो ये कह सकते हैं हम कि सामाजिक समानता की जो भी लड़ाई, जो भी मूवमेंट हुई, जो भी हस्तक्षेप हुए, उस सारे सुधारों में स्त्री पुरुष समानता, या यूं कहे कि महिलाओं के
न्यूनतम सामाजिक अधिकारों की स्थापना करना सबसे कठिन काम था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत के लंबे इतिहास में महिलाओं की समानता की लड़ाई वास्तविक अर्थों में कभी शुरू ही नहीं हो पाई। वह तभी शुरू हुई, मतलब उसकी कल्पना या प्रस्तुति भी नहीं हो पाई। जा हम ये हमें हमें यह पता है कि जाति व्यवस्था का उदय हुआ, और जाति व्यवस्था के उदय के साथ ही पुरुष प्रधान पितृसत्ता का प्रभाव भी शुरू हुआ। चातुर्वर्ण और जन्मजात जाति भेद महिलाओं की गुलामगिरी का दूसरा नाम था। लेकिन 19वीं शताब्दी में महिलाओं और सभी क्षुद्र अतिशूद्र को समानता की लड़ाई में केंद्रीय स्थान देने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को याद करना और उनसे प्रेरित होकर आज के समय में जो सारे प्रश्न बहुत ही जटिल हो चुके, उस जटिल हो चुके प्रश्नों के समाधान के लिए हम सभी को मिलकर अगर सक्रिय रूप से इंटरवेंशन करना है, वैचारिक हस्तक्षेप करना है, तो हमें बार बार 100 बार सावित्रीबाई को और ज्योतिराव को याद करना चाहिए। सिर्फ याद ही करना नहीं, उन्होंने जो भी लिखा है, उन्होंने जो भी हस्तक्षेप करना है, उसको नजर में रखते हुए उसकी आज के सारे समय में उनकी कार्यक्रम पत्रिका कैसी अप्रोप्रिएट हो सके, इस तरह से हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत होनी चाहिए। आप अनुमान लगा सकते हैं, मुझे सुनने वाले सभी मेरी सहेलियां जो है उनसे मैं कहने जा रही हूँ कि आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन कठिन परिस्थिति से जूझना पड़ता होगा सावित्रीबाई को। उनकी शादी हुई ज्योतिराव फुले जी के साथ, तब वो महज 9 साल की थी और उस समय ज्योतिराव 13 साल के थे। महाराष्ट्र के पुणे जैसे सनातनी कर्मठ प्रवृत्ति के पारंपरिक धर्मपरायणों के बीच उन्होंने 1 जनवरी 1848 में पुणे में बुधवार पेठ स्थित भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की। उस वक्त सावित्रीबाई की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। सावित्रीबाई इस स्कूल की पहली शिक्षिका थी और मुख्याध्यापिका थी, और फातिमा भी और सावित्रीबाई और उनकी एक जैसे मराठी में हम मावस बहन कहते हैं, वो भी क्षीरसागर, वो भी उनके साथ थी। मैं बाद में उनका नाम जरूर आपको बताऊंगी कि ये सारी प्रशिक्षित औपचारिक रूप से जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, ऐसी प्रशिक्षित स्कूल टीचर रह चुकी थी। जब उन्होंने पहली स्कूल पाठशाला खोली तो उस वक्त कुल मिलाकर 6 लड़कियां थी सबसे पहले, और इसमें ब्राह्मण जाति से लेकर मराठा धनगर जैसी जाति की भी लड़कियां थी। उसके तुरंत बाद 15 मई 1848 में 48 में उन्होंने अस्पृश्यों के लिए पाठशाला का चयन किया। सावित्रीबाई के शिक्षा अभियान की व्याप्ति धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगी कि सिर्फ 4 साल में उनकी कुल मिलाकर 22 पाठशालाएं पुणे में बड़ी शिद्दत से चलने लगी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के पहले मिशनरियों ने स्कूल चलाने का प्रयास भी किया था। मतलब ख्रिस्ती मिशनरियों ने पुणे या पुणे के आसपास के इलाकों में ये जो स्कूल है वो स्कूल चलाने का प्रयास किया, और अमेरिकन मराठी मिशन का जो अहवाल है उस अहवाल में ये सारे संदर्भ ये उसमें हमें पढ़ने को मिलते हैं। और ये जो ट्रेनिंग उन्होंने ली सिंथिया फरार से, तो उस ट्रेनिंग के बारे में भी उसमें ये सारी जो तथ्य है वो तथ्य के सोर्सेस या तथ्य उसमें लिखा गया है। अमेरिकन मराठी मिशन के अहवाल में उसके सारे ब्यौरे जो है उसमें लिखे गए हैं। तो ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले के पहले भी मिशनरियों ने स्कूल चलाने का प्रयास किया था, जिसका जिक्र अभी मैंने किया, लेकिन उनके सारे के सारे स्कूल ब्राह्मण ग्रस्त मानसिकता के झुंड के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाए। वे ज्योतिराव और सावित्रीबाई थे जिन्होंने अपने आप को, हम कह सकते हैं कि अपने आप को पूरी दाव पर लगाकर, पूरी जोखिम उठाकर
अपनी जान की भी परवाह न करते हुए उन्होंने ये सब काम किया। जब उन्होंने पाठशाला शुरू की और उनकी पाठशाला अच्छी तरह से चलने भी लगी, तो पुणे के सनातनी लोगों ने सावित्रीबाई पर गोबर फेंका, पत्थर फेंके, उन्हें गाली गलौज दी की गई, लेकिन सावित्रीबाई रुकी नहीं। हम सब ये जानते हैं कि व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाली जो लड़ाकू स्त्री होती है, जो फाइटर स्पिरिट से लड़ती है, उसे अगर चुप कराना हो, तो ये जो व्यवस्था है, जालिम व्यवस्था, ऐसे स्त्री का हौसला तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करता। आज की भाषा में वर्णन अगर करना हो तो ऐसे स्त्री को ट्रोलिंग किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी धुरंधर स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, ताकि वो मॉरली टूट के बिखर जाए, मानसिक तौर पर कमजोर पड़े। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बीता होगा जब स्वयं ज्योतिराव फुले के पिताजी गोविंदराव जी ने ज्योतिराव को और अपने बहू को यह कहा कि अभी के अभी लड़कियों को तथा अस्पृश्य वर्ग को पढ़ाना बंद कर दो। खुद तो धर्मशास्त्र के खिलाफ जाने की जरूरत कर ही रहे हो, और अब बहू को भी उसमें घसीट रहे हो। ना ना, ऐसे पातक का भागीदार हमें न बनाओ। तो गोविंदराव जी, जो ज्योतिराव फुले जी के पिताश्री रह चुके हैं, वो जिस माली समाज में थे, उस माली समाज ने भी बहुत बुला बरा क्या कहें, बहुत बुरा कहा, और हम बहिष्कृत हो सकते हैं, इस डर से ज्योतिराव फुले के पिताजी ने, गोविंदराव जी ने ऐसे कहा कि भाई ये बंद करो, नहीं तो ये घर को छोड़कर चले जाओ, ये सारा काम अभी के अभी बंद कर दो या घर से दफा हो जाओ। यह सुनते ही उसी क्षण ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने अपने घर को त्याग दिया और उस्मान शेख ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। मतलब ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का जो सारा संघर्ष की जो बहुत बड़ी लंबा जो पर्व चला, उसमें हमें दिखाई देता है कि उनके साथ कौन कौन थे। तो उनके साथ ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे, उनके साथ पिछड़े माने गए जो जनजातियां हैं, जिन्हें एक समय में महार, अस्पृश्य, महार मांग कहा जाता था, उनमें से थे, मराठा समाज में से थे, अल्पसंख्याक थे। तो हमेशा बीच बीच में ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेंसी, ज्योतिराव और सावित्रीबाई के उन्होंने जो मूवमेंट चलाई, उसके बारे में बीच बीच में ये ऐसे बोला जाता है, कभी थोड़े कम आवाज में, कभी बड़े आवाज में, कभी बड़े तादाद में, कि उनकी उनकी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल एक जातीय थी, एक मतलब क्या कह सकते हैं हम, सेक्टेरियन थी। लेकिन हालांकि वास्तव में बिल्कुल ही ऐसी परिस्थिति नहीं थी। सावित्रीबाई को और ज्योतिराव को अपना मतलब पूरा बड़े ताकत से उनका उनका सारा जो काम चलाया है, उस सारे काम में हमें ये दिखाई देता है कि अलग अलग जनजातियों के भी लोग उनके साथ थे, अलग अलग जनजातियों, अल्पसंख्यक के समाज के भी लोग उनके साथ थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या समय था वो। और सावित्रीबाई को जब गोबर फेंका गया, उसको गाली गलौज दी गई, जितना सावित्रीबाई को छला गया, उतना वो अधिकाधिक दृढ़ होती गई। और एक समय आया जब उन्होंने अपने पति से, ज्योतिराव से, ये कहा कि अब यह संघर्ष सिर्फ उनका संघर्ष नहीं है। वो सेठ जी कहती थी अपने पति को, तो सेठ जी, यह संघर्ष अब सिर्फ आपका संघर्ष नहीं है, यह समूचे स्त्री वर्ग का संघर्ष है, और इस संघर्ष में यह आपकी पत्नी, यह सावित्री, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। और आखिरी दम तक सावित्री ने उनके बोल आखिरी दम तक सच कर दिखाए, यह इतिहास है। ये जो सारा पर्व चला कि जिसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मतलब बहुत सारे नाम मैं ले सकती हूँ, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे संविधान के जरिए, एक उनका हिंदू कोड बिल के जरिए, या संविधान में जो सारे जो मूल्य है उसके जरिए, ये बहुत परिवर्तन की लड़ाई बहुत आगे लेके आए। तो बाद में एक, जैसे लोकगीत कहते हैं हम, फोक गीत कहते हैं, मौखिक परंपरा से आया हुआ। तो उस मौखिक परंपरा से आया हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय अम्बेडकरी लोकगीत है। तो वो मुझे याद आ रहा है इस समय सावित्रीबाई के बारे में। वो लोकगीत ऐसा है
कि सावित्रीबाई का वो दृढ़ निश्चय देखते हुए एक लोकगीत रचा गया उस दौरान, आंबेडकरी लोकगीत। उसकी पहली दो पंक्तियां है, सावित्रीने गिळलं, सावित्रीने गिळलं अपमानाचं जहर, तेव्हा पुणे झालं विद्येचं माहेर। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है कि सावित्री ने जो अपमान, जो गाली गलौज, जो वो पूरा जो जहर है, वो जहर सावित्री बाई ने निगल डाला, तब जाके बना पुणे शिक्षा का पीहर। मतलब पुणे को विद्याचं माहेरघर, विद्या ज्ञान का पीहर कहा जाता है। लेकिन वो ज्ञान का पीहर तभी बना जब ज्योतिराव और सावित्री ने सारे पिछड़े वर्ग को, सारे अस्पृश्य वर्ग को, सारे महिलाओं को, सारे किसानों को, सारे मजदूरों को, ये राष्ट्र की संकल्पना में उन्होंने उन सबको एक मध्यवर्ती धारा में लाया। और तब सावित्री ने निगला अपमान का जहर, तब जाके बना पुणे शिक्षा का पीहर, ऐसे हम कह सकते हैं। तो सावित्रीबाई ने पाठशाला शुरू की, वे पहले भारतीय शिक्षिका तथा पहले मुख्याध्यापिका थी। ये सारी बातें हम कहते तो आए हैं, सुनते भी आए हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये सारी बातें उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बयां नहीं कर पाती। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि बस शिक्षा के ही दायरों में सीमित रखना यह उनकी तौहीन है, या उन्हें अंडर एस्टिमेट करने जैसा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सावित्रीबाई असल में एक एजुकेशनिस्ट थी। वह एक, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं एजुकेशनिस्ट को, शिक्षाविद थी। वह एक चिंतक थी, वह एक बुद्धिजीवी थी, और एक, क्या कह सकते हैं हम, शिक्षा के जरिए एक राजकीय, मतलब राजकीय दृष्टया, राजकीय प्रतिकार करने का सिद्धांतन जो वो रच रही थी, उसमें मुझे लगता है कि एजुकेशन, शिक्षा का जो आशय है, वह आशय बहुत ही मूल्यगामी था। मतलब उन्होंने, उनके सामने ये सवालात थे कि ज्ञान की सत्ता को किसने बटोर के रखा है। सालों साल से, हम मराठी में कहते हैं कि शतकानुशतके ज्ञानाच्या किल्ल्या, ज्ञान की जो किल्ली है, हाँ, वो खुद के कन्वर्टी को, मतलब खुद के मुट्ठी में जिन्होंने रखी है। तो ज्ञान की सत्ता को किसने बटोर के रखा है, किस लिए रखा है, ज्ञान की सत्ता किन लोगों के लिए काम करती है, और उसमें अगर हस्तक्षेप, इंटरवेंशन करना हो, तो क्षुद्राति क्षुद्र समाज को खुद की वास्तविक स्थिति बखूबी से जाननी होगी। हिंदू धर्म ग्रंथ के जरिए जो पाखंड रचा गया है, उसे भी उसके सामने लाना जरूरी है, और सारे सत्ता साधनों का, सारे संसाधनों का समान रूप से बंटवारा करना जरूरी होगा, जिसे हम मराठी में कहते हैं कि फेर वाटप, सारे नैसर्गिक सत्ता साधनों का, ज्ञान सत्ता का, संसाधनों का एक समान रूप से बंटवारा करना जरूरी है। यह उनके दिमाग में, यह उनके जहन में तभी भी था। आप सोचिए, अगर 92.5, मतलब क्या कहते हैं 96, 96% समुदाय राष्ट्र के दायरे में रूढ़ी परंपरा की वजह से शामिल ही नहीं करवाए गए, तो क्या यथार्थ में इस राष्ट्र को राष्ट्र कहना सही होगा, जहां शिक्षा, मतलब इतनी बड़ी तादाद में ये जो सारे लोग हैं, 96%, ये जो सारा समाज है जो पिछड़ा हुआ है, बहुजन समाज कह सकते हैं, जो है ही नहीं, राष्ट्र के सारी विकास की प्रक्रिया में है ही नहीं, तो क्या हम इसे यथार्थ में राष्ट्र कह सकते हैं। मतलब जहां शिक्षा दी जाती है, वे सारे क्लासरूम्स महज क्लासरूम्स होते हैं क्या, उसका सही वर्णन उच्च शिक्षण में कोठारी आयोग में किया गया है कि क्लासरूम महज क्लासरूम्स नहीं होते। द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज क्रिएटेड इन द क्लासरूम्स ऑफ इंडिया। मतलब वो सारा बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इसका सही मायने में अर्थ है कि स्कूल जगत में देश की 95% लोग प्रतिबंधित ही थे, जिन्हें सावित्रीबाई ने हाथ थमाकर क्लासरूम के उजाले में वो ले आई। तो सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने
इस अद्वितीय दंपति ने राष्ट्र इस शब्द को ही पुनर्व्याख्यात किया है। राष्ट्र शब्द की संकल्पना को ही उन्होंने पुनर्व्याख्यात किया और ये कहा कि सारे वंचित पिछड़े जनजातियों से उनकी शब्द में कहा जाए तो क्षुद्राति क्षुद्र समाज का उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और वे ज्ञान निर्मित की प्रक्रिया में अव्वल रहे, स्कॉलर बने रहे, इंडिपेंडेंटली अपनी सोच बनाएं। राष्ट्र कहने के लिए सबका दर्जा एक समान रहना, समतल प्रतल जिसे हम कहते हैं कि सारे एक समान समतल प्रतल पे रहना जरूरी है। मतलब इंटीग्रेटेड समाज, एकात्म समाज, एकमय समाज ही राष्ट्र की परिभाषा को सही मायने में साक्षात कर सकता है। और उपेक्षित समाज इस तरह से आगे आए, उनके राष्ट्र की संकल्पना में यह था कि उपेक्षित समाज, पिछड़ा समाज इस तरह से आगे आए कि वह समूचे समाज की सोच को आकारित करे, नेतृत्व करे, चर्चा विश्व तैयार करे, उसमें इंटरवेंशन करे। तो सावित्रीबाई के हिसाब से शिक्षा का मतलब महज पढ़ना लिखना यही नहीं है, या सावित्रीबाई के हिसाब से शिक्षा सिर्फ कलेक्शन ऑफ नॉलेज नहीं है, तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। और ये क्रिएशन ऑफ नॉलेज में ये सारी पिछड़ी हुई जनजातियां आगे आनी चाहिए। तो सावित्रीबाई और ज्योतिराव जी ने जो बहिष्कृत समुदाय के लिए जो पाठशालाएं शुरू की और 2 एजुकेशन संस्थाओं की स्थापना भी की, उनका नाम ही था द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ महार, मांग्स एक्सेट्रा। तो महार मांग यानी पूर्वाश्रुष्य समाज, वंचित समाज, समूचा बहुजन समाज, आज की परिभाषा में जिसे हम कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, विमुक्त जाति और खाना बदोश जनजातियां। तो इन्हें विकास के मुकाम तक ले जाने के लिए उन्होंने आखिरी दम तक काम किया। सावित्रीबाई कहती है कि जिस समाज से बच्चे आगे आते हैं, जिस वातावरण में वो पलते हैं, बढ़ते हैं, जिस परिस्थितियों से बच्चे गुजरते हैं, उस वातावरण का अच्छा बुरा प्रभाव या परिणाम उन बच्चों पर होता है। हालांकि सावित्रीबाई ने ये जो कहा, ये एजुकेशन का आधुनिक सिद्धांत है, लेकिन सावित्रीबाई ने अपने निजी, व्यक्तिगत और सामाजिक भी निजी अनुभव के जरिए सावित्रीबाई सिद्धांतन कर रही थी। उन्होंने स्कूल में परीक्षा लेने की भी शुरुआत की, जिसे आज हम यूनिट टेस्ट कह सकते हैं। तो सावित्रीबाई का कार्य सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने हम कह सकते हैं कि तत्कालीन और आज भी जो बाल विवाह की जो रूढ़ि जारी है उसका कड़वा विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। सामाजिक और वैधानिक असमानता के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की और 1864 में उन्होंने अनाथ बालिका गृह की भी स्थापना की। उन्होंने एक बात मैं आपको बता दूं कि पुणेरी पार्टी ऐसे कहते हैं हम मराठी में। पुणेरी पार्टी बहुत ही फेमस है, मतलब हमेशा उस पर रील्स बनती है, उस पर क्या हंसते हैं सारे कि कैसी विक्षिप्त होती है। उस दौरान, उस समय में ज्योतिराव फुले जी ने एक पर्चा, हम पुणेरी पार्टी कह सकते हैं, एक पर्चा अपने घर पर लगाया, एक पोस्टर लगाया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा कहा और किसको उद्देशित करके कहा, महिलाओं को, विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उस पर्चे पर लिखा था, मेरी बहनों, तुम पर थोपी गई ये जो बुरी स्थिति है उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। पुरुषों की वजह से तुम्हें इस गलत रास्ते पर ले आया गया है, तुम्हारा लैंगिक शोषण किया गया है। आत्महत्या मत करो, अपने बच्चों को मत मारो, हमारे घर आओ और बच्चों को जन्म दो। मेरी जो पत्नी है सावित्रीबाई तुम्हारी और तुम्हारे नवजात शिशुओं की देखभाल करेगी, उनका उत्तम पालन पोषण करेंगी और डरो मत। तुम्हारे नाम का खुलासा कभी किया नहीं जाएगा, इस बारे में पूरी की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। देखिए क्या समय था उस वक्त,
और उस समय में पूरा पूना के जो सारा इलाका है, उसके आजू बाजू का जो इलाका है, वो सारे लोग, वो सारे सामंतवादी ब्राह्मणी जो सारे मानसिकता से जो पूरे ग्रस्त हो चुके जो जो लोग थे, धर्म मार्तंड जिन्हें हम कह सकते हैं, वो पूरे ज्योतिराव और सावित्री के खिलाफ थे। उस वक्त उनका जो धैर्य है, वो धैर्य हम देख, मतलब इस धैर्य का नाम ही ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई है। तो जब उन्होंने वो पर्चा, वो अपने घर के बाहर की वो जो इसमें लगाया, तो उसके बाद, उसके 4 वर्ष बाद, करीबन 100 से भी ज्यादा विधवा ब्राह्मण महिलाओं ने अपने बालकों को उनके घर में जन्म दिया। खुद सावित्रीबाई ने 35 से भी अधिक मात्रा में इन विधवा ब्राह्मण बहनों का सुइणपण क्या कहते हैं, दाई का काम किया। और इस दाई के काम को भी, इस तंत्र को भी सीख कर, अपना कर सावित्रीबाई ने जम के वहां ये काम किया। और ये जो सारा उनकी जो कृति उक्ति है, ये कृति उक्ति का एक मतलब उसमें संगति का एक अद्वितीय उदाहरण हमारे सामने रखा है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खलबली मची होगी पुणे में, कितना कड़वा विरोध सहना पड़ता होगा ज्योति साहू को। खुद के माली समाज से तो वो बहिष्कृत कर दिए ही गए थे, लेकिन समूचा हिंदू समाज उस वक्त उनके खिलाफ था। उन्हें जान से मारने के लिए भी साजिश रची गई, मारने वाले को पैसे भी दिए गए। लेकिन जब वो बंदा ज्योतिराव को मारने के लिए आया, तो उसे पता नहीं था कि मराठी में हम कहते कि सुपारी दी गई, मतलब उसे पैसे दिए गए कि जाओ और इसको मार के आओ। तो जब वो खुद मारने गया, तब उसे पता चला, और बाद में वो, उसके मन में ऐसे विचार आए कि मैं किसे मारने जा रहा हूँ और मैं कितनी बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ। तो फिर बाद में वो ज्योतिराव के सच्चे फॉलोअर बन बैठे। तो दोस्तों, ऐसी ही एक बहन थी जिसका नाम था काशीबाई, जो ब्राह्मण समाज से थी और खुद को हमेशा के लिए ही खत्म करने जा रही थी। उस वक्त ज्योतिराव उन्हें घर ले आए और अपनी पत्नी के हाथों उन्होंने उसे सौंपा। ऐसे दर्जनों महिलाओं को सावित्रीबाई ने, यूं कहे, एक नया जन्म दिया। लेकिन काशीबाई का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि काशीबाई के बेटे को ही ज्योतिराव और सावित्री ने अडॉप्ट किया। जिस संतति को नाजायज कहते हैं, मुझे ये शब्द बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो समाज में उस वक्त बहुत ही कहा जाता है, अब भी कहा जाता है, कि एक नाजायज संतति को नकारा गया जाता है। सम्मान, जीने का सम्मान या जीने का अधिकार भी नकारा जाता है। और जो समाज ऐसे बच्चों से सम्मान से जीने का अधिकार तक उससे छीन लिया जाता है, उस बच्चे को ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने अपना नाम देना, उसे खुद का बेटा मानना और डॉक्टर यशवंत ज्योतिराव फुले तक उसकी पहचान बनाने तक का सफर, ये जो दंपति ने किया, ये बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन ज्योति साहू ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके माँ बाप होने का कर्तव्य का पालन किया। आप सब जानते होंगे कि ज्योति साहू हम महाराष्ट्र में ज्योति साहू कहते हैं। ज्योतिराव साहू हमारी सावित्री, हमारी माँ। तो ज्योति साहू को अपने खुद की संतान तो नहीं हुई, खुद की संतति नहीं हुई थी। शादी के कुछ साल बाद खुद सावित्रीबाई ने पति के सामने यह प्रस्ताव भी रखा था कि सेठ जी, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं तो आपको संतान देने से रही, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे पाई। तब ज्योतिराव ने जो कहा कि लेकिन इसमें सारा दोष सिर्फ तुम में ही है, यह कैसा तय किया तुमने? मुझ में भी कुछ खामियां हो सकती है, मुझ में भी कुछ कमियां हो सकती है। सावित्री ऐसे क्यों नहीं करे? तुम ही दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तो सौता बनने के लिए राजी खुशी तैयार हूं। मैं तो सौता बनने के लिए राजी खुशी तैयार हूं। बहुत चक्का रह गई सावित्रीबाई अपने पति की ये बात सुनकर। आप सोच सकते हैं कि क्या थे ज्योतिराव फुले के विचार। एक महात्मा ही अपने समय की मर्यादा को पूरा लांघ कर अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोच सकता है। मतलब सोचिए कि सौतन शब्द से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन मैं सौत बनने के लिए राजी हूं, यह कहना
हमारी पितृसत्ता के जो भी सारी पितृसत्ता की जो सोच है, उस सोच को एकदम उलट पुलट कर देती है। ज्योतिराव ने यशवंत को अडॉप्ट करने के बाद अपना मृत्यु पत्र भी, उस दौरान मृत्यु पत्र तैयार करना, विल तैयार करना, उस दौरान उन्होंने अपना मृत्यु पत्र भी तैयार किया ताकि उनके माली समाज में यशवंत को आगे चलकर कुछ तकलीफ ना सहनी पड़े। लेकिन फिर भी जब ज्योतिराव फुले का देहांत हुआ, तब ज्योतिराव के रिश्तेदारों ने यशवंत को पिता की चिता को अग्नि देने से रोका। तुम उनकी खुद की संतान तो हो नहीं, फिर तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है? उस वक्त बड़ा बवाल मचा, लेकिन सावित्रीबाई बड़ी धीरज के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने वो जिसे हम मराठी में टिटव कहते हैं, एक इसे मट्टी का जो ये रहता है, मटका रहता है, और उसे लेके वो आगे बढ़ी, टिटव लेकर वो आगे बढ़ी और बड़ी दृढ़ता से, बड़ी धैर्य से उस परिस्थिति को संभालती हुई वो आगे आई। और उन्होंने बड़े धैर्य से उन्होंने खुद अपने पति की चिता चिता जलाई। शायद भारत में यह पहला क्रांतिकारक उदाहरण होगा जो धर्म ग्रंथ में अंकित वचनों से परे है। धर्म ग्रंथ में अंकित वचनों को लांग कर बहुत बहुत आगे हमें सबकी सोच को ले जाने वाला है। ज्योति साहू ने अपने बेटे यशवंत की शादी तो रचाई, वह भी इंटरकास्ट मैरिज था। ज्ञानोबा ससाणे जो ज्योतिराव के साथ काम करते थे, उनके सारे परिवर्तन की लड़ाई को आगे ले जा रहे थे, उस ज्ञानोबा ससाणे की बेटी के साथ यशवंत का विवाह संपन्न हुआ। 1 मई 1849 में उन्होंने ज्योतिराव के साथ काम करने वाली साथी उस्मान शेख के घर में प्रौढ़ साक्षरता वर्ग की शुरुआत की। भारत सरकार प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत 1978 में की, लेकिन उसके 120 साल पहले सावित्रीबाई ने रात्रशाला चलाती रही। वे खुद 2 घंटे रात के समय में पढ़ाती थी और ज्योतिराव 2 घंटे प्रौढ़ शिक्षा के वर्ग में सिखाते थे। तो सावित्रीबाई ने 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की। जो महिला सेवा मंडल जिसकी सचिव वो खुद थी। बहुजन स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन का कार्य करना इसका प्रमुख मुख्य सूत्र था। जैसे आज के बचत गट के जरिए काम किया जाता है, उस तरीके का वो काम था। 1968 में ज्योति साहू ने अपने घर का हौद पानी के लिए तरसते अस्पृश्य वर्ग के लिए खुला किया। उस वक्त महाराष्ट्र में काफी अकाल पड़ा था और पीने के पानी तक के लिए वंचितों को दर दर भटकना पड़ता था। 1855 में सावित्रीबाई ने भारत की पहली रात्रशाला शुरू करी, जिसमें सीखने के लिए किसान और मजदूर आते थे। 24 सितंबर 1873 के दिन ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जब ज्योतिराव फुले का देहांत हुआ तो सत्यशोधक समाज की बागडोर उन्होंने संभाली और वे अध्यक्ष भी बनी। और 1891 में महाराष्ट्र के सासवड़ में सत्यशोधक समाज का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में वो बतौर अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित रही और उन्होंने वहां सब श्रोतागण को भी संबोधित किया। मैंने अभी आपसे कहा कि सावित्रीबाई को खुद की संतान तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जैविक मातृत्व की पारंपरिक समझ को एक समष्टि के मातृत्व में पर्यवसित किया। बड़ी मृदुता से, बड़ी संवेदनशीलता से, ममता से उन्होंने हजारों बच्चों को माँ का लाड प्यार दुलार दिया। इसका उदाहरण मैं आगे जाकर आपके सामने रखती हूँ कि 1875 में एक बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। उस दौरान सावित्रीबाई ने 52 अन्न छत्र, लंगर कहते हैं, अन्न छत्र चलाए और सत्यशोधक समाज की तरफ से अकाल में जो बहुत तादाद में जो समस्या पैदा हुई उसके निवारने की कोशिश भी की। और हम कह सकते हैं कि 1896 से लेकर 97 तक के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 57,900 लोगों की प्लेग में मौत हो चुकी थी। उस वक्त सावित्रीबाई ने यशवंत को दक्षिण अफ्रीका से बुला लिया, जो ब्रिटिश मिलिट्री में काम करता था, वहां वो नौकरी करता था। और
उसको बुला लिया और उसकी जो ससुर जी है, जिनका नाम था ज्ञानोबा ससाणे, जो हड़पसर में, पुणे में हड़पसर इलाका है, उस हड़पसर में यशवंत के जो ससुर जी खेती करते थे, उस जगह पर उन्होंने प्लेग की मरीजों की खातिर एक डिस्पेंसरी भी शुरू की। तो देखिए ये कहाँ से चला हुआ ज्योति सावित्री का जो काम का जो कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जहां उन्होंने इंटरवेंशन किया नहीं हो। यह सब काम सावित्रीबाई ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात किया है। उसी दौरान इन्हीं मरीजों की सेवा करते करते उन्हें भी प्लेग ने जकड़ लिया था। और एक बच्चे का नाम मैं याद करती हूँ, पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ नाम का एक 11 साल का एक लड़का प्लेग से बेहाल हुआ था। उस लड़के को चद्दर में डालकर और उसे उठाकर और अपने पीठ पर लाद कर सावित्रीबाई पुणे के मुंडवा से लेकर ससाणे नगर तक करीबन 8 किलोमीटर का अंतर उन्होंने पार कर किया उसका ठीक से इलाज करने के लिए। लेकिन उसी दौरान ही उनकी मौत 10 मार्च 1897 हुई। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं भी एक शिक्षक रह चुकी हूँ, प्रोफेसर रह चुकी हूँ। तो कोई भी शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, सही मायने में शिक्षक कब कहलाता है? तो जब उनके विद्यार्थी गण स्वयं शिक्षक से 2 कदम आगे चले। तो सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में कहते हुए मैं सिर्फ एक ही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी और मैं मेरे वक्तव्य के आखिरी पड़ाव की तरफ आ रही हूँ। सावित्रीबाई की छात्रा जो है मुक्ता साल्वे, सावित्रीबाई की एक छात्रा रह चुकी है मुक्ता साल्वे। जब वो 4th क्लास में पढ़ रही थी उस दौरान उन्होंने एक ऐसे लिखा, निबंध लिखा। महार मांग की दुस्थिति का वर्णन उसमें किया गया है, मतलब पिछड़े जनजातियों के दुखों का वर्णन किया गया है। इस निबंध की चर्चा महाराष्ट्र में पिछले 30-35 साल में एकेडमिक्स में हो रही है। मतलब जेंडर जस्टिस की जब भी बात आती है, स्त्री अभ्यास केंद्र, विमेन स्टडी सेंटर जो महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र के बाहर की भी है, उस चर्चा विश्व में, उस एकेडमिक्स में ये छोटी सी जो बच्ची है मुक्ता साल्वे जिन्होंने निबंध लिखा, उसके जिक्र के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं उस निबंध की बस कुछ पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। मुक्ता ने लिखा था, लाडू खाऊ ब्राह्मण लोग कहते हैं, कुछ गलतियां मुझसे ना हो, लाडू खाऊ ब्राह्मण ये कहते हैं कि वेद हमारी अपनी संपत्ति है। अगर वेद हमारी अगर वेद केवल ब्राह्मणों के लिए है, अगर वेद केवल ब्राह्मणों के लिए है तो हमारे लिए कुछ नहीं है। हे भगवान, तुमसे आया हुआ कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है वह हमें बताओ, ताकि हम सभी उसका समान रूप से अनुभव कर सके उस धर्म का। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम गरीब मांग महारों को धक्का देकर आप लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और उनके नीचे हमें तेल और शेंदूर पिलाकर जिंदा गाड़कर हमारा नाश करने का क्रम चलाया। यह जुल्म विस्तार से मैं लिखने लगूं तो सच में मुझे रोना आ जाता है, ऐसे मुक्ता साल्वे ने लिखा था। मुक्ता के इस निबंध से वो कह रही है कि अगर हम हिंदू हैं तो वेद हमारे लिए क्यों नहीं है। भगवान को ये लड़की पूछती है, संबोधित करती है, सवाल करती है कि हम तो धर्मरहित है। हे भगवान, हम धर्मरहित है, हम पिछड़े जनजातियों के लोगों को धर्म का अनुभव समान रूप से हम क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए मुक्ता का मतलब सावित्रीबाई के स्कूल में जो एक मुक्ता नाम की हजारों है, लेकिन मुक्ता का जिक्र भी हो रहा है कि कैसे लॉजिकल थिंकिंग है उसके पास, किस बुद्धि प्रामाण्यवाद के साथ वो सोच रही है। अपने आसपास का जो समाज है, अपनी आसपास की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को वो कैसे स्वतंत्र बुद्धि से उस वास्तविकता का वो अर्थ निर्णयन करती है, उस अर्थ निर्णयन करने का प्रयास करती है। अपने समाज के प्रति और शोषण के प्रति उसके मन में जो वेदना उमड़ी हुई है, उस वेदना को वो कितनी मतलब मनोज्ञ
एवं संवेदनशील चित्र वो उसके ऐसे में हमारे सामने रखती है। एक और नाम है मेरे सामने, ताराबाई शिंदे, एक ऐसा महत्वपूर्ण नाम है जिसका जिक्र मैंने मेरे वक्तव्य के शुरू में ही आपके सामने रखा था कि ताराबाई शिंदे एक ऐसा महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना शीर्षक का एक किताब लिखी, जो सिमोन द बोआ ने जो द सेकंड सेक्स ये किताब लिखी है, और जिसे पूरी पूरी दुनिया में जिसे स्त्रीवाद का बाइबल कहा जाता है, उस सेकंड से पहले यानी 1891 में ताराबाई शिंदे ने वो किताब को लिखा। और सिमोन का सेकंड सेक्स 1949 में प्रकाशित हुआ था, 1949 में। मतलब ताराबाई करीबन 60 साल पहले जेंडर जस्टिस की परिभाषाएं लिख रही थी, जिसे हम कह प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान की चक्षु, ज्ञान का नजरिया, वो प्रज्ञा चक्षु सावित्रीबाई और ज्योतिराव के जरिए से ही प्राप्त हुए थे। सावित्रीबाई का ये पूरा जो कार्य है, उस पूरा कार्य का गौरव करते हुए द पूना ऑब्जर्वर एंड डेक्कन वीकली इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक ने उनके बारे में उनका गौरव करते हुए लिखा था कि सावित्रीबाई फुले का कार्य हिंदू संस्कृति के इतिहास में नए युग का प्रारंभ है। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले सिर्फ जीवनदानी कार्यकर्ती और नेता नहीं थी, उन्होंने कविताएं लिखी। उन्होंने जो कविताएं काव्य फुले इस शीर्षक से 1854 में संग्रहित रूप से प्रकाशित हुई। 52 कशी सुबोध रत्नाकर, उनका दूसरा काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ। उन्होंने अलग अलग महत्वपूर्ण विषय में व्याख्यान मतलब भाषण भी दिए। तो ये बहुत बहुत बड़ा काम है। तो अब मैं सोचती हूँ कि सावित्रीबाई को जाकर अब 125 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। हम कहाँ हैं? कहाँ है भारत? और कहाँ है भारत की हम सारी महिलाएं? 21वीं सदी शुरू हो चुकी है। आज अपने लोकतंत्र और अपने संविधान पर जो हमले हो रहे हैं तथा संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ बदलने तथा उनको किनारे लगाने की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। किस तरह से चल रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, निर्वाचन आयोग हो, इतना ही नहीं बल्कि संघराज्य व्यवस्था से लेकर रिजर्व बैंक और कैग जैसी वित्तीय संस्थान हो, इन सभी को नियोजित तरीके से एक दोयम दर्जे का बनाना और फिर ये सारे स्वायत्त संस्था को अपने इशारों पर नचाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आज तक जितना नहीं हुआ उससे कई ज्यादा लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। और उदार मतवादी लोकतंत्र, सहिष्णुता, अनेकता में एकता, सामाजिक न्याय की जो विरासत ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, मतलब बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। इन महामानवों ने जिस संघर्ष से उनके संघर्ष से हासिल हुआ, वो हमारी सारी विरासत अब नष्ट की जा रही है। और मैं यह नहीं कहती कि हमने पूरा का पूरा हमने एक आदर्श लोकतांत्रिक भारत बना लिया था, यह मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम उस दिशा की ओर चलने का कुछ प्रयास तो हमने किया था। उस दिशा की ओर चलने के लिए हम प्रयत्नशील तो थे। आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये पूरी की पूरी हमारी राह खतरे में आ चुकी है, और भारत के भारतीयत को मिटाकर उसे पूरा एक धर्मीय हिंदू बहुराष्ट्र का जो उनके सामने जो प्रारूप है, उसके तरफ एक धर्मीय हित को ही राष्ट्र धर्म या एक धर्मीय हित को ही समूचा राष्ट्र हित मानने वाला और जबरदस्ती लोगों को इसे मानने में मजबूर करने वाला जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद आज खुलांचे भरता नजर आ रहा है पूरे भारत में। मैं यह बोल रही हूं क्योंकि जोर जबरदस्ती का शिकार अल्पसंख्यक समाज, दलित और स्त्रियां होती है। इसलिए उन पर होने वाले जो निर्मम जो हमले हैं, ये हमले तेजी से बढ़ रहे हैं।
इसलिए आज हम जब ज्योतिराव सावित्रीबाई का काम आगे बढ़ाने की चाह दिल में लिए हुए हैं, उसे चाहते हैं, तो मुझे ये कहने दो, ये एक बात शेयर करने दो कि हमें ना एक नई आजादी की जंग की ही शुरुआत करनी होगी। शायद आप सोच रहे हो कि क्या ये प्रज्ञा जी बात कर रही है, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से मेरे मन मस्तिष्क को पूरे इसमें रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सबको एक नई आजादी की जंग की शुरुआत करनी होगी। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जिस तरह एक बहुत लंबा संघर्ष चला, ठीक उसी तरह यह संघर्ष भी लंबा चलेगा। अतः हमें अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी समग्रता के साथ लोकतंत्र की समष्टि की आवाज को बुलंद करना होगा, जिसमें सभी को दिल से शामिल होने की जरूरत है। संघर्ष करना, अविराम संघर्ष करना हम स्त्रियों के लिए कोई नई बात है ही नहीं। मतलब अभी मैं बस मेरा 5 मिनट में मैं मेरी बात खत्म करती हूँ कि मेरा जो मुझे जो विषय सौंपा गया है कि आज की स्त्री की क्या स्थिति है, तो मुझे लगता है कि संघर्ष तो हम करते ही आए हैं। आज के जो सारे सत्ताधीश है ना, उन सत्ताधीशों को संघर्ष करने वाली स्त्री का बहुत डर लगता है, और पहले भी लगता था। इसलिए कोई संसद में कोई कोई स्त्री हंसती है तो उनकी हंसी सुनकर किसी को शूर्पणखा की याद आती है। वैसे हमारे लिए, मेरे लिए तो शूर्पणखा भी एक बहुत बड़ी योद्धा स्त्री है। लेकिन आजकल कठिन सवाल पूछने वाली जो महिला पत्रकार हो, कोई भी हो, खासकर महिला पत्रकार हो, तो उसे प्रेस्टिट्यूट जैसे घटिया संबोधन से नवाजा जाता है। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि स्त्रीवन का जीवन ही संघर्ष है। हम अक्सर कहते आए हैं कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है, और यह बात सच भी है। लेकिन औरतों के जानिब से हम ये कह सकते हैं कि संकुचित लोकतंत्र, मनमाना सत्ता का आचरण और दमन की घुटी उन्होंने, मतलब स्त्रियों ने तो बचपन से ही पी हुई होती है। वे जिस घर में पैदा होती है उस घर से लेकर बाहरी दुनिया में वो संघर्ष करती ही करती है। औरतों के लिए तो चारों ओर दहशत गर्दी ही है। बावजूद इसके स्त्रियां पढ़ती है, पढ़ाती है, रोजगार हासिल करती है, अलग अलग नए नए क्षेत्रों में आगे बढ़ती है, घर में लड़ती है, बाहर लड़ती है, तलाक लेती है, अकेली रहती है, समष्टि के लिए संघर्ष जारी है। इतिहास में भी हम देखें तो चिपको आंदोलन से लेकर अभी के मी टू मूवमेंट में तक हम ये सब देखते हैं, और ये दुनिया भर में हो रहा है, सिर्फ भारत ये इसका अपवाद नहीं है। तो मैं आज ये आपको आखिरी में एक बात बता दूं कि आज पूरी दुनिया से लेकर भारत में भी 21वीं सदी में दिखाई दे रहा है कि हम पूरी की पूरी उल्टी दिशा में चलते हुए 17वीं सदी में चलते जा रहे हैं। दुनिया लोकतंत्र से अधिनायकवादी सत्ता की और सत्ता की तरफ बढ़ रही है, और अब तक संघर्ष करके जो हासिल किया हुआ हमारा जो लोकतांत्रिक स्पेस है, उस लोकतांत्रिक स्पेस को फिर से हमसे छीना लिया जा रहा है। और उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जो मोदी सरकार तार स्वर में नए भारत के बारे में बोल रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, नई शिक्षा हो, नई शिक्षा नीति हाल में लागू की गई है उसके बारे में हो, आर्थिक क्षेत्र हो, नोटाबंदी से लेकर स्टार्टअप तक, या सांस्कृतिक या वैज्ञानिक क्षेत्र के में नएपन का बहुत बड़ा बोलबाला शुरू है। पर ये नएपन का जो प्रवाह है, वो राह स्त्रियों तक आते आते ही थम जाती है, रुक जाती है। और इसका मूल कारण ये है कि आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सत्ता में बैठे वाले के मन मस्तिष्क में, दिमाग में जो आदर्श स्त्री की छवि है, वो आदर्श स्त्री की छवि बिल्कुल पुरातन और पारंपरिक है। मतलब मनुस्मृति महाभारत के आदि पर्व में स्त्री को भस्त्रा कहा गया। भस्त्रा मतलब चमड़े की थैली, स्त्री माने चमड़े की थैली। और स्मृतिकारों ने यह भी अपने वचनों में लिख रखा है कि इस चमड़े की थैली को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब उन स्मृतिकारों को अपना गुरु मानने वाले हिंदू स्त्री ने कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, यह तय करने वाली ही इनकी संस्कृति है। यानी स्त्री के लिए आज के सत्ताधीशों के सामने, स्त्री के सामने वो कौन से कार्य क्षेत्र रख रहे हैं कि परिवार की चौखट
ही प्रधान कार्यक्षेत्र माना गया है। और इन पारिवारिक जकड़बंदी के आधार पर औरतों को जाति धर्म का पालन करने तथा सनातन परंपरा को उजागर करने या जतन करने वाली ही इनकी संस्कृति है। इस सरकार की विशेषता क्या है? इस सरकार की विशेषता ये है, मैं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, कि यह आदर्श स्त्री की सिर्फ व्याख्या नहीं करते, बल्कि उस व्याख्या के जरिए अच्छी औरत और बुरी औरत का विभाजन भी करती है। और विभाजन करते करते बुरी औरतों को कैसा दंड देना चाहिए, उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, इसके लिए दमनात्मक सत्ता का इस्तेमाल भी करती है। जो औरत उनके द्वारा बनाई गई चौखट को लांघने की कोशिश करती है, उसके विरुद्ध हिंसा का इस्तेमाल करना उन्हें बड़ी अधिमान्यता की बात लगती है। फिर यह हिंसा पुलिस या सत्ता का इस्तेमाल करके की जाने वाली हो, या फिर पिछले कई सालों से हमारे देश में जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में लड़कियों को जिस तरह पीटा जाता है, डंडों से पीट पीट कर, लहूलुहान कर कर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाती है। इसका कारण यह है कि ये लड़ने वाली औरतें हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ती है, समष्टि में कुछ इंटरवेंशन करने के लिए लड़ती है, और ये लड़ने वाली औरतें सरकार को नापसंद है और उसे वो अपने शत्रु रूप में देखते हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली हर स्त्री चुनौती सिर्फ किसे देती है? वो चुनौती प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो सनातनी स्त्री विरोधी चौकट है, उसके खिलाफ भी जाके वो खड़ी रहती है। इसलिए इस ऐसी औरत को सबक सिखाने के लिए आज जो सत्ता स्थान पर है, उसकी पुलिस भी तत्पर रहती है, ऐसे हमें लगता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घोषणा करने वाली सत्ताधारियों को भी पुरुष सत्तात्मक समर्पक रूप में स्त्री की रक्षा करना खुद की जिम्मेदारी लगती है, और खुद की जिम्मेदारी निभाने के लिए वो ये अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे उदाहरण मेरे कहने की जरूरत नहीं कि केरल के शबरीमाला प्रवेश का आंदोलन हो, सीए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में किया गया हुआ देश भर का औरतों का संघर्ष हो, या निरंतर गुनाहगार अभी मणिपुर में जो घटा हुआ है, ये सारे जो हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इस काम में सरकार को पूंजीवादी मीडिया और उच्च जात वर्ण वालों ने भी समर्थन दिया है। और इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई की ओर हमें चलना है, और इस दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई की विशेषता यह है कि इसका दारोमदार औरतों के कंधों पर ही होगा, क्योंकि हम लाडली बहना नहीं है, हमें लाडली बहना बनना भी नहीं है। क्योंकि लाडली बहन जब बनते हैं ना हम, तो हमारा मामूलीकरण किया जाता है, सिर्फ टोकनिज्म होता है। हम क्यों पैसे ले, हम खुद इस मकाम के आए, इस मकाम तक हमें ज्योतिराव ने, सावित्रीबाई ने, सभी ने, सारे मानवों ने शिक्षा हमने हासिल की है, हम स्वतंत्र व्यक्ति है। हम लाडली बहन नहीं होना चाहते, तो हम सावित्रीबाई की बेटियां हैं। 3 साल पहले शाहीन बाग ने जो रास्ता दिखाया था भारतीय औरतों के पास, चाहे वो प्रियंका भोतमांगे हो, सफूरा जरगर हो, राधिका वेमुला हो या गौरी लंकेश हो, संघर्ष का अनुभव परंपरा है, और जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपनी जिंदगी भी कुर्बान की है। मुझे विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्र के पुनरुज्जीवन के लिए सावित्रीबाई की संघर्ष की यही विरासत काम आएगी। मैं यहाँ मेरा वक्तव्य अभी पूरा करती हूँ, और क्या कहूँ, जय 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 ज्योति, जय साऊ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और आज सही मायने में ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था, और जिस क्षेत्र पे हम काम कर रहे हैं महिला राजनीति पे, उसके लिए हमें सावित्रीबाई फुले को जानना समझना बहुत जरूरी था। और आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और हमारी इस लड़ाई में उनके संघर्ष को हम याद रखते हुए लड़ेंगे। जैसे कि आपने कहा कि अभी हमें वापस से एक जंग लड़ना है महिलाओं को लेकर के, जो पिछले सावित्रीबाई फुले जी के समय पे जो हुआ था, और आज की जो राजनीति है, बिल्कुल मनुस्मृति को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। संविधान को खत्म ना करके, उनको डायरेक्टली ना खत्म करके, उस पे जो मनुस्मृति का लेप चढ़ाया जा रहा है,
उसे हमें समझना होगा और उसकी लड़ाई हमें लड़नी होगी। तो आपका दिल से आभार। और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने हमें इतना सब कुछ बताया, हमें इतना मोटिवेट किया, उसके लिए आपका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। जैसे कि हमने अपने सारे साथियों को कहा था कि हम प्रोग्राम के एंड में, प्रोग्राम के अंतिम कड़ी में आप सबका सवाल लेंगे। तो आप सब अपना हैंड रेस करके या आप अपना माइक अनम्यूट करके वन बाय वन अपने क्वेश्चन ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरह से कुछ भी क्वेश्चन प्रज्ञा जी से पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। जी श्रद्धा जी, अब अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्रज्ञा जी, काफी महत्वपूर्ण मुद्दे आपने बताए। और जब भी सावित्री बाई को हम सुनते तो हमेशा लगता है कि उन्होंने उनके समय में इतना सब कुछ कैसे कर लिया। और आज हम कह सकते हैं कि आज हम काफी प्रिविलेज्ड है और तब भी हम कहीं ना कहीं कम पड़ रहे। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि आ, हमारी जो सारी महिलाएं जो शक्ति अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है, तो आप कौन सा, यानी सावित्रीबाई से सीखने लायक तो काफी कुछ है, मगर आज के परिस्थिति में आप कौन सी चीज आप सुझाव देना चाहोगी कि इस चीज को लेकर हमें उस पे चलना चाहिए? कोई एक काम जो आपको लगता है जो निर्माण का कोई कार्य हो सकता है, तो उसमें आपका कोई सुझाव हो या अलग अलग कोई आइडियाज हो तो आप चाहें, ताकि गांव गांव में जहाँ महिलाएं काम कर रही है वो उसको वो कर सके। अ, श्रद्धा जी, क्या है कि मतलब हमें बहुत ही काम करने की जरूरत है। अलग अलग क्षेत्रों में जितना भी हम काम कर सकते हैं उतना कम ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जहां से शुरुआत हुई ना, सावित्रीबाई और या कहे या ज्योतिराव के सारे, जिन्होंने एक पूरी क्रांति की एक संकल्पना रखी। उन्होंने स्त्रियों को ये पूरी सारी समग्र परिवर्तन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में उन्होंने उनको बीचों बीच रखा। तो आज मतलब अगर हमें पॉलिटिक्स में भी बदलाव लाना है, हम संसदीय राजकारण जिसे कहते हैं, उसमें भी अगर हमें बदलाव लाना है, तो मुझे ख्याल से कि आज हमारे सामने जो भी कुछ घट रहा है ना, उसका सही मायने में अर्थ लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि सत्य, अभी तो कभी कभी कहते हैं कि ये सत्योत्तर पोस्ट ट्रुथ चल रहा है। मतलब सत्य को भी भ्रमित किया जा रहा है। सत्य क्या है? मतलब जो गोदी मीडिया मीडिया है, उस जो गोदी मीडिया के जरिए बहुत पैसे फेंक कर ये सारा क्या कर रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्र की जिस संकल्पना है, उस राष्ट्र की, भारत की जो संकल्पना है कि जो गंगा जमनी तहजीब हम कह सकते हैं, उसको वो पूरे एक एक रंग में ला रहे हैं, उसका पूरा एक सेक्टेरियन कर रहे हैं। तो भारत एक बहुत अलग देश है। और स्त्रियों का क्या उसमें योगदान रह सकता है? तो मुझे लगता है कि अभी देखिए कि हम 21वें साल में हैं, 2 दशक भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी सत्संग में जाने वाली महिला भारत में कितनी बड़ी संख्या में होगी। अभी अभी बीच में ही एक बात हो गई कि किसी ने गुरु चरित्र जो है पुराण का, वो गुरु चरित्र किसी ने फेसबुक पर एक हमारी, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा कि आज भी घर घर में गुरु चरित्र पढ़ा जाता है। और उस गुरु चरित्र में जो था उसके पन्ने उन्होंने उस फेसबुक पर पोस्ट किए थे। वो पढ़कर हम सब भौचक के रह गए, हैरान रह गए। मतलब किसी भी, मतलब स्त्री की जो भी क्या कहे, जो उनकी प्रतिमा है, वो प्रतिमा को बिल्कुल पीछे 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 खींच कर ले जाना और उसको परिवर्तन की लड़ाई में लाना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हो रहा है। और ये जो मैं कह सकती हूँ कि जो आम आदमी है, मतलब जो आम हम लोग हैं, जो हम जैसे जो लोग हैं, तो उनकी भी जो इकोनॉमिकली जो हालत है, वो इकोनॉमिकली हालत
इतनी ठीक नहीं है, तो उससे उनको ताकतवर बनाने के जो प्रोग्राम्स है, मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के जो प्रोग्राम्स है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के प्रोग्राम लाना बहुत जरूरी है। कैश ट्रांसफर नहीं होता है, तो मतलब रोजगार देने की, जैसे मैंने कहा कि भाई कोई एक पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक पैसे देती है, मैं और कहती है कि लाडली बहन हो, तो रोजगार तैयार होने चाहिए। और रोजगार तैयार हो और मैं उसमें काम करूं, ये मेरा मेरा ये श्रम का जायज हिस्सा है। मैं काम कर कर, मैं पसीना बहाकर काम करके मैं सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। तो रोजगार भी बड़ी तादाद में बढ़ाना, उसे क्रिएट करना, ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। मैं चाहूंगी कि मेरे किसी भी साथी को कोई भी सवाल पूछना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है मनोरमा। ओके ओके। प्रज्ञा मैम, एक क्वेश्चन है, व्हाट लेसन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द सावित्रीबाई फुले लाइफ एंड वर्क दैट रिमेम्बर रिलेवेटेड टुडे? अभी देखिए, व्हाट लेसन्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम सावित्रीबाई फुले लाइफ एंड वर्क, मैंने अभी पूरा मतलब पिछले एक डेढ़ घंटे से मैं उनके लाइफ के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, कि कितने पेचीदा वो हालात थे उनके बारे में मैंने बात की। आज के आज क्या प्रस्तुत है, उनसे हम क्या ले सकते हैं? तो मेरे ख्याल से कि खुद खुद एक स्त्री होते हुए, खुद का पूरा परिवार, उसको सब आगे चलाते हुए, हमने समाज के प्रति भी देखना चाहिए। समाज के बदलाव को हम कैसे आगे लाए, या समाज में बदलाव लाने के लिए हम हमारा छोटा सा, मतलब अल्प स्वल्प स्वरूप का भी चलेगा, लेकिन उस योगदान को हम कैसे दे सकते हैं। मेरे ख्याल से कि ये सारी बातें, मतलब मैंने कहा था कि आज की जो सारी पेचीदा सवाल है, आज जो अलगाववाद बढ़ रहा है, आज की स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। आज के सारे समाज वास्तव में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। शत्रु भी अलग अलग चेहरे से आ रहे हैं। तो ज्योति सावित्री के समय का जो पूरा क्रांतिकारी आशय है, उस क्रांतिकारी आशय को आज के कार्यक्रम पत्रिका में तब्दील करना, उसे रिलेवेंट समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि पूरा एजुकेशन का क्या कहते हैं, उसका पूरा खाजगीकरण किया जा रहा है, और सारी की सारी सार्वजनिक हमारी जो व्यवस्था है, वो सार्वजनिक व्यवस्था भी क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर जा रही है। मतलब कि कोई एक दो नाम है जो सारा अब दबोचे हुए हैं। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को समझकर मेरे ख्याल से ये आज की सारी समस्याओं को भिड़ना, आज की सारी समस्याओं से जूझना जरूरी होगा, ऐसे मुझे लगता है। जी बिल्कुल। प्रज्ञा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अभी की जो जनरेशन है और अभी जो हम महिला राजनीति की बात कर रहे हैं, महिला राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको और बेहतर तरीके से और सही गाइडलाइन के हमें किस तरह से इस क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना है, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें उन महिलाओं के संघर्ष को पढ़ना चाहिए, हमारी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें वो रास्ता मिल सके और हम आगे की लड़ाई लड़ सके। आपने सही कहा, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जैसे लेप की तरह हमारे जो अधिकार हैं, हिंदू कोड बिल है, उस पे लेप की तरह वो मनुस्मृति को चढ़ा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम उसको खत्म कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भी जरूरी है। तो ये हम्म। हम उन महिलाओं को, जैसे हम अपने ग्राउंड क्षेत्र पे काम करते हैं, नीचे महिलाओं के साथ काम करते हैं, उनको ये बहुत ही धर्म के नाम से बहुत बुरी तरह से घेर रखा है, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, तो वो बेड़ियां नहीं तोड़ पाती हैं। तो जैसे सावित्रीबाई फूले और फातिमा दोनों एक बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों ने एक नई शुरुआत की है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे शक्ति अभियान की टीम आज के इस प्रोग्राम्स को अटेंड, जितने भी हमारे जनता कर रही हैं और जितने भी हमारे शक्ति अभियान की टीम इस प्रोग्राम को देख रही है, उनको एक नई दिशा मिलेगी, ताकि हम आगे जा करके हमें किस तरह से
उस संघर्ष में जाना है। सावित्रीबाई फुले जब निकली थी तो उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी प्रॉब्लमें आई, उनको घर से बाहर निकाला गया। तो ऐसे ही संघर्ष के लिए हमें भी रेडी होना होगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत मिलेगी हमें आगे, और हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। हम तैयार होंगे तब जा करके आगे हम इस काम को कर पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो ये संघर्ष बहुत लंबा है, और आपका हमें ऐसे ही गाइडलाइन मिलते रहे। हमें जब भी लगे तो मेरी टीम को मैं बताना चाहूंगी कि अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग ग्रुप में भी अपने मैसेजेस डाल सकते हैं, ताकि हम बाद में मैम से कनेक्ट होकर के वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा सके। सो श्रद्धा मैम, मैं चाहूंगी कि आगे का प्रोग्राम्स, आगे जो एंड है उसको आप करिए। श्रद्धा मैम, ओवर टू यू। यस। ओके, धन्यवाद प्रज्ञा जी, काफी बढ़िया बात आपने रखी। और आपकी तबीयत खराब होते हुए भी आप आज ने हमें टाइम दिया, तो आपका काफी धन्यवाद। और थैंक यू, मुझे भी बड़ी खुशी है आप सबसे मिलते हुए और अ, आपसे बात कर हो पाई। बहुत सारे सवाल से भी हमें पता चला कि क्या सोच है, क्या कैसे सवालात आते हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी या मच। और थैंक हम यू। जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएंगे। थैंक यू। या थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा या, मैम, थैंक यू। तो आज कार्यक्रम यही समाप्त करते। धन्यवाद।